से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है, अग्रता प्रदान करता है। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को अगर आपको बढ़ाना है तो कौन सा एक फैक्टर है जो काम आएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाना अच्छी बात होती है, देखो किसी काम को शुरू करना हो तो कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन से पुश मिल जाता है कि आपके पापा ने कहा देखो आपको गाड़ी दिलाएंगे, नौकरी लग जाएगी, तो आपने कहा हाँ हाँ ठीक है इसलिए पढ़ लेता हूँ। तो शुरुआत करने में किसी काम के या बीच बीच में कभी काम आ जाता है, लेकिन सिर्फ अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं देंगे तो वो बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। फिर अगर आप सिर्फ चॉकलेट के लिए ही काम करेंगे या गुड बाय नाइस गर्ल कहने के लिए ही काम करेंगे, प्रेज के लिए ही, तो जिस दिन प्रेज नहीं मिलेगा फिर आप काम करना छोड़ देंगे या एक टाइम के बाद आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन को बहुत अच्छा नहीं मानते, या तो दोनों को मिक्स करके चलिए या फिर इंटरनली मोटिवेट हो बच्चा तो बेस्ट ही है। समझ रहे हो? कह रहे हैं कि 7 तारीख वाला पेपर करा देना, वो मैं कराऊंगी, वो यूट्यूब पे और यहाँ दोनों जगह मर्ज करा दूंगी, मैं एनालिसिस करा दूंगी। जिनका 7 तारीख को पेपर हो मुझे मेल कर देना, अभी लास्ट में मैं ईमेल आईडी बता दूंगी आपको, या अभी बता देती हूँ, ठीक है ना। और भी कोई समस्या अगर आपको लगे कि बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप मेल डाल सकते हो। himanshi.edu, एजुकेशन का edu है 10, 10 सितंबर बर्थडे होता है मेरा, 10@gmail.com। इसलिए बता रही हूँ कि याद रहे आपको, बर्थडे नहीं मतलब ये गलत ना करो आप। himanshi.edu 10@gmail.com। यहाँ पे आप एक तो पेपर भेज देंगे जिन दिन का 7 तारीख को पेपर है, EMRS का जिनका रिजल्ट आया और उनको लग रहा है हो जाएगा वो लोग भी मेल कर सकते हैं। बस इतना ही है, पेपर स्कैन करके भेजना 7 तारीख वालों, ताकि 8 वालों के लिए हेल्प हो जाए, और 8 वाले भी भेज देंगे, हम एक आंसर की डिस्कस कर लेंगे। एनीवे तो विच आप PYQ में जो आ रहे हैं वो ज़्यादा सही है बजाय कि कहीं और मॉक टेस्ट लगाने के, अंश का है ना, वो पेपर उसी के आधार पर आता है, प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट होता है आपके सीटेट में। नेक्स्ट मॉक कब होगा यूट्यूब पे? मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों, कल हो सकता है मैं छुट्टी ही कर लूँ, परसों तो पक्का करेंगे। आई क्वालिफाइड इन TS स्टेट, बहुत बढ़िया जी। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। रीजन इंटरनल होगा, लोकस ऑफ कंट्रोल सेंटर ऑफ मोटिवेशन इंटरनल होगा, रिवॉर्ड लेकिन बाहर होता है, तो जो बाहर है वो तो इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं होगा। पनिशमेंट बाहर है, एक्सटर्नल है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। प्रेज भी बाहर ही होता है। इंटरेस्ट जो है, अगर आपकी रुचि है किसी चीज में तो वो इंटरनल है, बच्चे की रुचि जो है वो इंटरनल है। या जॉय ऑफ लर्निंग वो इंटरनल है, लव ऑफ लर्निंग इंटरनल है, कि रेंचो को सीखने में इंटरेस्ट था, इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक। लेकिन अभी क्या हुआ है, इस बार एक नया क्वेश्चन आया है, या नई तरीके से एक सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं इसको, SDT। इन्होंने ये एक नई थियरी है कंपैरेटिवली, और व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं हो जिनका नाम याद भी नहीं है, बट ये थियरी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा कंपैरेटिवली नया मेथड है मोटिवेशन को लेकर के। पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल को बिल्कुल एक्सक्लूसिव मानते थे, अलग मानते थे, लेकिन ये थियरी कहती है कि पूरी तरह से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 9 बजे का ही होता है भाई, 9 साढ़े 9, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम देखें इंटरनल मोटिवेशन जब हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इंटरनल मोटिवेशन को अगर आपको बढ़ावा देना है तो 3 चीजें होनी चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थियरी कहती है कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी आपने चूज की है कोई चीज के मैं ये करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू इट, ये है ऑटोनॉमी या स्वायत्ता, कि आपने चूज किया हो कोई काम, तो आप इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं कि आपको ये एग्जाम देना था, आपको ये नौकरी चाहिए थी, आपको ये व्यक्ति पसंद है, तो आपने चूज किया है, आई वॉन्ट टू डू दिस। दूसरी चीज होती है कॉम्पिटेंस, कि आपको ये लगे कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूं। बहुत लोगों को ये लगता ही नहीं कि वो कर सकते हैं, इसलिए वो मेहनत भी नहीं करते। रिलेटेडनेस, फिर वो बाद में कहते हैं कि यार मैं तो मेहनत नहीं की, नहीं तो हो जाता, तो एक बार मेहनत करके देख लेनी चाहिए थी फिर अच्छे से। रिलेटेडनेस होता है आई बिलोंग, मैं मैटर करता हूं। तो इंसान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, कि दुनिया में 2 लोग तो हों कि जो जिनके लिए मैं मैटर करूं। रिलेटेडनेस, आई बिलोंग, आई मैटर। ऑटोनॉमी क्या है? आई वॉन्ट टू डू दिस, मैंने चूज किया है। कॉम्पिटेंस क्या है? आई कैन डू दिस, ये होना चाहिए। और तीसरा है रिलेटेडनेस, यानी आपको लगे कि आप मैटर करते हैं, ये करने से कुछ फर्क पड़ेगा दुनिया पे। तो ये तीनों चीजें अगर होंगी तो इंटरनल मोटिवेशन हाई हो जाएगी, ये सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी कहती है, ठीक। कंट्रोल्ड रिवॉर्ड्स, एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव्स ऑफर्ड रिवॉर्ड्स बिकम द फोकस। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई काम इंटरनल मोटिवेशन से शुरू किया है ना, और आपको रिवॉर्ड मिल गया बाद में, इस चीज को लेकर के रिवॉर्ड मिलने लगा जो आप ऐसे ही कर रहे थे। यानी आप सुबह घर में झाड़ू ऐसे ही लगाते थे, आपको पसंद है साफ सफाई, फिर आपकी मम्मी ने आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया, तो अब आपका मोटिवेशन डाउन हो गया। ये भी होता है कि इंटरनल मोटिवेशन से कोई काम कर रहे थे, अब बाहर से एक्सटर्नल रिवॉर्ड अगर मिलने लग गया तो आपकी वो मोटिवेशन और कम हो गई इंटरनल, कि अब आप सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उस चीज में नेचुरली कम हो गया। ये भी इसी थियरी में आता है, इसको ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं, कि लॉस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अब मजा नहीं आता उस काम करने में क्योंकि आपने उसको रिवॉर्ड के लिए करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले आप मर्जी से शुरू किया था, बीच में रिवॉर्ड मिलने लग गए, रिवॉर्ड पे शिफ्ट हो गए आप। बहुत बढ़िया जोहिरुल कह रही हैं मेरे बेटे को भी आपका क्लास अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो व्यक्तियों की ऑटोनॉमी कम फील होने लगती है। अब देखो नया और ओल्ड व्यू ऑफ मोटिवेशन देख लो थोड़ा सा, कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को अलग अलग वेज में इंपैक्ट करते हैं। कई बार आप काम जो है इंटरनल रीजन से शुरू करते हैं, मजे के लिए आपको वो चीज पसंद होती है, फिर बाहर से रिवॉर्ड मिलने लगते हैं तो अच्छा लगता है, तब भी दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। कई बार आप मजबूरी में शुरू करते हैं, फिर आपको वो चीज पसंद आने लगती है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं आपस में। आज का जमाना ये कहता है, ये ओल्ड व्यू था जब वो बाइनरी में देखते थे कि सही और गलत में देखते थे, अब ग्रे में देखते हैं, यानी सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थियरी कॉन्टिन्यूम में देखते हैं कि मोटिवेशन कॉन्टिन्यूम में चलती रहती है। एक्सट्रिंसिक बैड है, पहले ये मानते
चाहते थे, अब एक्सट्रिंसिक कैन बी इंटरनलाइज्ड। एक्सट्रिंसिक जो है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल बन सकती है, ये कह रही है मॉडर्न थियरी। फोकस ऑन रिवॉर्ड, ये कह रहे हैं फोकस ऑन ऑटोनॉमी, कि मैंने अपनी मर्जी से चूज किया हो कोई काम, रिवॉर्ड मिले अच्छी बात है। कंट्रोल सेंटर्ड, पर्सन सेंटर्ड है कि ये देख रहे थे कि लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है। बिहेवियर आउटकम क्या है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी वही है कि आपने चूज किया हो किसी काम को, आप बिलोंग करते हो कहीं से, यानी आपको लोग प्यार करते हैं या आप मैटर करते हैं, वो काम इसलिए कर रहे हैं और आपको पसंद है, आप करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं। ये 3 नीड्स हैं आपकी। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं समझना, सिंपल समझ लो, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, निधि कह रही तारीफ वाले कमेंट्स लेते हो। निधि कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं होता, मुझे खुद नहीं पता होता कौन सा कमेंट लूंगी, यहाँ किसी का नाम थोड़ी लिखा होता है। देखो एक ही सवाल आया था, बस मैं आपको ऐसे ही थोड़े से आइडिया के लिए दे रही हूँ, उसको बाइलिंगुअल में नहीं कराया क्योंकि मिल नहीं रहा था ये शीट हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछा है हमसे। तो आपको अभी हमने ये डिस्कस किया है कि दोनों इंटर रिलेटेड हैं, आज के समय में हम ये मानते हैं, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जगाना ज्यादा अच्छी बात है। फिर भी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस कैन बोथ इंपैक्ट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर बट दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर्स, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अब हम ये व्यू नहीं मान रहे हैं, इनको बाइनरी नहीं देख रहे हैं, अब हम इंटर रिलेटेड देख रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज विद वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग दी अदर। दोनों जो है इंटरेक्ट कर सकती हैं जटिल तरीकों से, कि कौन सी चीज शुरू हुई थी एक्सटर्नल रिवॉर्ड से और आपका फिर मन लगने लगा उसमें, तो इंटरनल मोटिवेशन भी आ गई, अब आपको अच्छा लगता है वो करना, है ना। भाई आर्मी में आप गए और आपको सुबह उठाते थे, भगाते थे, आपको बहुत खराब लगता था, लेकिन आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से गए कि क्योंकि आपको जाना था, नौकरी चाहिए थी, फिजिकल फिटनेस थी, वट देश सेवा थी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने देखा आपको इतना पसंद आ गई वो चीज, आप रिटायर हो गए, तब भी आप सुबह 5 बजे ही उठते हैं। तो इंटरनलाइज कर लिया आपने एक्सटर्नल को। तो इंटरनल एक्सटर्नल एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स वेज में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये बात हमें मान के चलनी है अब। और कोशिश अगर सिर्फ एक चीज चूज करनी हो तो इंटरनल मोटिवेशन जगाना ज्यादा बेहतर है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एकदम अलग थलग नहीं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स वेज में प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंपैक्ट कर सकती है एक्सट्रिंसिक को, बट एक्सट्रिंसिक नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे को कर सकती हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाएगा। जब आप बात कर रहे हैं मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन की एक साइकिल है, जनरली नहीं पूछता। बहुत पहले एक सवाल आया करता था कि मोटिवेशन को इंटरचेंजेबली किस शब्द से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम कहते हैं नीड। क्या कहते हैं? नीड, आवश्यकता, है ना, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर नीड ही नहीं होगी तो आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, है ना। तो नीड के बिना मोटिवेशन नहीं होती। नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ये कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर आवश्यकता ही नहीं होती आपको नौकरी की, पेपर की, आप आते ही नहीं यहाँ। अब वो आवश्यकता आपकी खुद की हो सकती है, बाहर की, समाज की हो सकती है, वॉट एवर, ठीक है ना। तो अगर आप देखें नीड, तो नीड क्या है? पहला स्टेप होता है मोटिवेशन की साइकिल में। फिर ड्राइव, ये चीज आपको कितना आगे, नीड तो बहुत लोगों को होती है, बट क्या वो बढ़ा रहे हैं उस चीज को, आगे आ रहा है दिमाग में, तो इसको प्रणोद बोलते हैं कि वो नीड थोड़ी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। फिर अराउजल, आग जल रही है अंदर, यानी उत्तेजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या सिर्फ बस थोड़ी बहुत बत्ती जल के बुझ के रह जाती है। अब अगर उत्तेजित होंगे आप, अराउजल होगा, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, फिर आप तैयारी शुरू कर देंगे, बैच लेंगे, किताब लाएंगे, फॉर्म भरेंगे, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, उस गोल की दिशा में काम कर रहे हो। अब दिशा में काम करो तो कभी ना कभी वो अचीव हो जाएगा, यानी उद्देश्य की हो जाएगी प्राप्ति। जैसे ही उद्देश्य की प्राप्ति होगी तो रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा, यानी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। अब आप उत्तेजित थोड़ी होंगे, सीटेट कर लिया तो कितनी बार आता रहे सीटेट का पेपर, आप थोड़ी उत्तेजित होंगे। एनडीए इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडूगल की, बट नहीं पूछा जाता। शामा इस टाइम पे आप काम की चीजें पढ़िए, समय ज्यादा है नहीं पेपर में। एनडीए यानी नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आपका अचीवमेंट और रिडक्शन इन अराउजल, ये 6 स्टेप की प्रोसेस है आपकी। इसमें ऐसे भी देख सकते हो, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये आपको नोट्स में भी मिल गया है। एक हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, इसमें 5 लेवल होते हैं। वैसे पूछता नहीं है, बस नीड के आधार पे एक लेवल से दूसरे लेवल पे आपकी मोटिवेशन शिफ्ट होती रहती है। पहली आपकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, यानी अगर आप भूखे हैं तो ईश्वर का भी भजन आपको याद नहीं आएगा। मतलब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं यदि पूरी नहीं हुई तो आप किसी और चीज के लिए मोटिवेटेड हो ही नहीं सकते। शारीरिक आवश्यकताएं क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? सबसे बेस लेवल की नीड है, सबसे लोअर लेवल की नीड है, फर्स्ट लेवल की नीड्स है। खाना पीना, सोना, भूख प्यास, शेल्टर, कहीं सोने को मिल जाए। एक व्यक्ति, मैं रोज कभी भी जैसे ड्राइव करती हूँ तो ड्राइविंग मुझे पसंद भी है, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट अगर कभी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो ऐसी कि फ्लाईओवर पे लोग सो रहे हैं, भरी ठंड में सो रहे हैं, 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में, एंड आई फील वेरी बैड। मतलब ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आई फील एवरी टाइम आई फील वेरी बैड। मतलब मुझे लगता है कि कभी तो ऐसा होगा कि आप खुद को उसको नॉर्मलाइज कर लें, या ये सोच लें कि ठीक है आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। मतलब ठीक कंबल देने से तो काम नहीं चल जाएगा, सिर्फ दे दो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम नहीं हट जा रही है। एक व्यक्ति भरी गर्मी में 50 डिग्री में 45 डिग्री में भी वहीं फ्लाईओवर पे सो रहा है खुले में, किसी के पास कुछ ओढ़ने को है, किसी के पास नहीं है, वो 5 डिग्री में भी वहीं सो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स उस व्यक्ति की फुलफिल नहीं हो रही है ठीक से, समझ रहे हो। तो रोटी कपड़ा मकान वाली नीड्स है हमारी, मकान भी पक्के मकान वाली नहीं, किसी तरह से शेल्टर मिल जाए। अब इसमें पक्का मकान भी हो सकता है व्हाटएवर, लेकिन शेल्टर मिल जाए। कुल मिला के शेल्टर मैटर करेगा यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपको बंगला चाहिए यहाँ, ठीक। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। अगर मैं कहूँ तो रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं पाएंगे इसके बिना, बाकी तो आपकी सर्वाइवल नीड्स हैं, है ना। तो ये एक बात है। बिल्कुल अंशिका, आप एग्जाम क्लियर करिए, आइएगा दिल्ली, मिलेंगे हम लोग। इसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं आपकी, यानी जब आपको पता है कि आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब आपको मिल रहा है,
फिर आप सोचते हैं कि मैं सेफ फील करूं, यानी आज तो खाना मिल गया, कल भी मिल जाए। ओ गॉड सॉरी। मतलब पर्सनल सिक्योरिटी की नीड्स, यार आपके बैंक में बैलेंस भी हो, प्रॉपर्टी भी हो, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, आपके पास एक पक्का रोजगार हो, ऐसा नहीं है सुबह दिहाड़ी पे निकले तो निकले मनरेगा में और मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला। तो सेफ्टी भी आप महसूस करना चाहते हैं कि यार अपना घर हो जाए, अगर किराए का है तो, है ना, अपना हो गया है तो आप सोचते हैं कि अच्छा बैंक में कुछ बैलेंस हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस हो, बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ लूं, गोल्ड ले लूं, फलाना कर लूं, ये प्रॉपर्टी ले लूं, ये सब सेफ्टी नीड्स में आता है। ठीक है ना। फिर आता है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी प्रेम और बिलोंग करने की नीड ह्यूमंस की काफी बड़ी नीड है। अगर आपका पेट भरा होगा, आप सेफ महसूस कर रहे हैं, आपके बंदूक नहीं लगी हुई है, बॉर्डर पे आप खड़े हैं बिल्कुल, और तो आपको चाहिए ये सब कि फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी फुलफिल हो, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब पेट भरा होता है तो जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड याद आ रहा है जिन लोगों को, वो इसलिए आ पा रहा है क्योंकि फोन पिताजी ने दिलाया हुआ है। अगर पता नहीं होगा सीरिया में जो व्यक्ति इस टाइम पे है, वॉर में है, या बहुत खराब सिचुएशन में है, या सर्वाइवल की स्थिति में है, आप उससे पूछ के देखिए, कुछ और समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती, इंटीमेसी, फैमिली, सीरीज ऑफ कनेक्शन, ये सब जो है आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं फोर्थ स्टेज पे, एस्टीम नीड्स, यानी रिस्पेक्ट चाहिए, भाई को चाहिए फुल इज्जत, है ना, इज्जत वाली नीड्स हैं ये हमारी। सेल्फ रिस्पेक्ट, या समाज में रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सम्मान हो, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, अपनी मर्जी से चीजें कर पाएं, थोड़ी सी ताकत हो, ऐसा ना हो कल कोई भी चांटा लगा के चला जाए, ये एस्टीम नीड्स हैं। आपको समाज में क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, किसी को फेम चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, चार लोग जानते हो नुक्कड़ पे, है ना, ये सब आपकी सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स है। मेरी सारी फुलफिल हो चुकी हैं ये। अंत तो किसी चीज का नहीं होता है, मतलब कोई बोल रहा है ना 5वें पे हो आप, और सबकी अपनी नीड का स्तर भी हो सकता है कि किसको कितनी में किसका सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक, लेकिन वैसे भी समाज के कॉन्टेक्स्ट में भी तो यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है कि ये इंटीमेसी वाली नीड्स जो है फुलफिल ना हो रही हूँ, बट दैट्स ओके, यार दोस्त परिवार ये सब इनफ है। फिफ्थ है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये गेम है अपने आप में कि आप सोच नहीं पाएंगे, अगर मैं आज आपको ये कह दूं कि आपको सब कुछ दे दिया, आपको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे हम तो खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, है ना, घूमेंगे दुनिया, वापस नहीं आएंगे। बट इंसान को पर्पस चाहिए होता है, वो जिस चीज के लिए बना है ना। देयर हैव बीन टाइम्स जहां मैंने काम नहीं किया है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं कि पैसा नहीं आएगा या सर्वाइवल नहीं होगा, वो सबकी दिक्कत नहीं है, है ना। सब अपनी अपनी जगह पे जो है सेटल्ड हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा में ही मैं कुछ कर पाई हूँ। परिवार की अगर बात करूँ या समाज की बात करूँ तो थोड़ा बहुत ठीक है, जो मुझसे होता है वो मैं करती हूँ, मतलब आपको तो थोड़ा बहुत ही कहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वाइवल की कोई दिक्कत हो। फिर क्या दिक्कत है कि ये पर्पस है मेरे लिए कि अगर मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, लाखों लोगों के एग्जाम क्लियर हुए हैं, उनको हेल्प हो सकती है, समझ में आ सकता है, और मेरे जीवन में इससे मीनिंग ऐड होता है, मुझे अच्छा लगता है ये करके, तो ये मेरी ड्यूटी हो गई। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, और ये मैं खुद से कर रही हूँ चूज करके, कोई मेरे को जबरदस्ती तो कर नहीं रहा। ठीक है ना। तो हाँ, अम्मी के लिए घर लूंगी, देखो अजमा कह रही है, तो ये लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड भी है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यार मैं जिस लिए पैदा हुआ हूँ, जो भी मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल है, वहां तक पहुंच पाऊं। तो गेम तो अभी यहीं चल रहा है ना, गेम तो यहीं चल रहा है अभी। बहुत बहुत रेयर लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, बाकी सब में उलझ के जो है जीवन खत्म हो जाता है ना। तो इसमें फिर आप संत लोगों को देखेंगे, इसका एक्सेप्शन है फिर वो इस थियरी का, क्योंकि ये थियरी तो कहती है कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता कि जंप मार के चले जाएं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये नीड के हिसाब से मोटिवेशन होती है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी और पढ़ेंगे जब आप सीटेट के बाद आएंगे तो, है ना, इतना ही काफ़ी है, पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन बहुत अच्छी थियरी है। कॉग्निशन की अगर हम तो अगली बार बहुत प्यार मोहब्बत आपके अंदर उमड़े तो उमाड़ लीजिएगा प्यार मोहब्बत, बट ये सोचिएगा कि जीवन में और दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है। कोई भी कलेश हो, दुनिया का, घर का, परिवार का, इधर का उधर का, प्यार का, जरूर सोचिएगा कि इसके अलावा क्या है जो बहुत जरूरी है। तो फिर आप अपना काम नहीं छोड़ पाएंगे, फिर आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे, फिर आप अपनी तैयारी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये जो बातें आप बना पा रहे हैं इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि सर के ऊपर छत है, आज बारिश डायरेक्ट नहीं होगी, अगर आपके सर पे नहीं लगेगी, अगर बारिश हुई तो हाथ में एक फोन है, इंटरनेट है। तो जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती ना, जब पेट की भूख पूरी नहीं होती, तो सारी दुनिया फिर खराब लगती है आपको। हाँ, अरमान कह रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है 5 फरवरी को, 4 साल का रिलेशनशिप था। तो अरमान जैसे वो जरूरी थी, आपके लिए आपका काम, आपका सर्वाइवल भी जरूरी है। तो अगर ये चीज गई है नीचे या चली गई है, जाने दो, इसको संभाल लो, दैट इज ऑल। किसी को नहीं पड़ता 5-10 साल में मे भी जख्म रह जाए, बट आप अपने आप पे प्राउड महसूस करोगे कि हाँ आपने जो जरूरी था वो किया, क्योंकि सर्वाइव तो करना ही है ना। गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं पैदा हुए थे। जीवन में तो सबको जाना ही है एक दिन, आपके माँ बाप भी जाएंगे, आसपास कौन कब चला जाए, यू नेवर नो। चलो खैर, बहुत ज्ञान की बातें होंगी, इधर आ जाओ। अब कॉग्निशन एंड इमोशन 1 नंबर का है। कॉग्निशन यानी संज्ञान, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, यानी मानसिक प्रक्रिया, किसको अर्जित करने की, ज्ञान को अर्जित करने की मानसिक प्रक्रिया को कॉग्निशन कहते हैं, संज्ञान कहते हैं, जिसपे आपको पता ही है पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने थियरी दी हुई है। ठीक है, बस हम लास्ट एंड की तरफ ही हैं, ठीक, तो आधे घंटे में कर लेंगे खत्म। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉग्निशन यानी संज्ञान, मेंटल प्रोसेसेस टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने की मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेसेस, परसीविंग, रिकॉग्नाइजिंग, कॉन्सेप्चुलाइजिंग, मेमोरी, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन,
अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से होते हैं। तो परसीव करना, परसेप्शन कहाँ बनता है? दिमाग में बनता है कि आपके 5 सेंसेस ने कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई और एक इमेज क्रिएट हुई कि अच्छा आपने देखा किसी चीज को, आपको एक अच्छी खुशबू आई, आप एक अच्छी जगह गए, साफ सुथरी जगह गए, आपके दिमाग में परसेप्शन बनाया यार अच्छी जगह है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 5 सेंसेस ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई ब्रेन तक और परसेप्शन बनाया, दिमाग ने एक इमेज बनाई। ठीक, तो ये कॉग्निशन का ही पार्ट है। मेमोरी, चीजों को याद रख पाना, पहचान पाना, किसी चीज को तर्क कर पाना, कॉन्सेप्टलाइज कर पाना, संप्रत्य निर्माण, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, डिसीजन मेकिंग, जो भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग वाले जितने भी काम हैं वो कॉग्निशन में आते हैं, संज्ञान में आते हैं, है ना। आपको पता है विकास के 4 प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इमोशनल से कैसे जुड़ा हुआ है ये पूछता है हमसे 1 नंबर में सवाल। तो आपकी जो कॉग्निशन और इमोशन है, तो एक तरफ तो आपका कॉग्निशन हो गया, यानी आपकी थिंकिंग स्किल्स हो गई, जो भी दिमाग से होने वाले काम है। जैसे आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं दिमाग से ही करते हैं। कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं? दिमाग में ही बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट का निर्माण दिमाग में होता है। इमोशंस आपकी फीलिंग्स, आपके लव, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, जॉय, ये सब इमोशंस हैं। 1 नंबर का सवाल आता है कि कॉग्निशन और इमोशंस जो हैं, कॉग्निशन और इमोशन जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आंख बंद करके कह दीजिएगा कि कॉग्निशन यानी आपका दिमाग आपके इमोशंस को, आपके दिल को प्रभावित करता है और आपका दिल आपके दिमाग को प्रभावित करता है। यानी जो आप महसूस करते हैं वैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप महसूस करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको आज बुखार है तो आपके इमोशंस भी खराब महसूस करेंगे, है ना। कई लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस स्ट्रेसफुल है उनके, तो जैसे मुझे याद है आफ्टर माई फादर्स डेथ, तो अभी 6 साल हो जाएंगे उनको 8 फरवरी को, तो शुरू के कई साल ऐसा मैंने महसूस किया कि मेरी मेमोरी इंपैक्ट हुई है। पहले से थोड़ी बहुत तो हुई है, अभी भी वापस आ रही है अब तो काफी हद तक। तो मेरी मेमोरी काफी शार्प मेमोरी है, अब थोड़ी सी डल कह सकते हो, हल्की सी हुई है विद टाइम। वो स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस से उस पर इंपैक्ट आता है। ठीक, तो वो मैंने एक्चुअल में रियल टाइम में एनालाइज किया कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, एकदम ट्रॉमा टाइप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपकी कॉग्निटिव पावर्स, मेमोरी किसका पार्ट है? कॉग्निशन का। स्ट्रेस या फियर या जिसको कह लीजिए आप हार्ट ब्रेक या फिर ट्रॉमा कह लीजिए आप, स्ट्रेस मान लेते हैं एक नेगेटिव इमोशन है ना, कि आप जॉय नहीं महसूस कर रहे, फियर महसूस कर रहे हो और 50 तरह के नेगेटिव इमोशंस महसूस कर रहे हो, तो ये प्रभावित करते हैं आपके कॉग्निशन को, आपकी थिंक। जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तभी कहा जाता है ना, अगर आप बहुत इमोशनल हो तो कोई डिसीजन मत लीजिए, और बहुत खुश हो तब भी कोई डिसीजन मत लीजिए, बहुत दुखी है तब भी आप डिसीजन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि इमोशंस क्या है? कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं। तो आपकी सोचने समझने की क्षमता उस टाइम पे सही नहीं चल रही, इसका मतलब। तो ये बैलेंस में हो, एक दूसरे को प्रभावित करें, अच्छा है, लेकिन कोई भी अगर बहुत ज्यादा आप इमोशंस में हैं तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, और अगर आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपके इमोशंस को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपको बुखार होता है और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उस दिन आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम ना करे, आपको चीजें याद करने में दिक्कत हो। अगर आप बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, पेपर देने जाने में बहुत फियरफुल हैं, तो हो सकता है आप ठीक से पेपर ना दे पाए, आपका दिमाग ठीक से काम ना करे। तो बैलेंस में होना जरूरी है दोनों चीजों का। ठीक है ना। तो कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बाई डायरेक्शनल है, इंटरट्वाइंड है, इंटर रिलेटेड है। बस एक केस में अगर एक नाम आ जाए ज़ेज़ोंग का, इन्होंने एक थ्योरी दी है कॉग्निशन और इमोशन पे। ज़ेज़ोंग क्या कह रहे हैं? ज़ेज़ोंग कह रहे हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कि यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। बाकी सब कहते हैं कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ज़ेज़ोंग कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन स्वतंत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब तक ये नाम नहीं आ रहा है ज़ेज़ोंग का, आपको नॉर्मल केस में 1 नंबर वैसे ही मिलेगा कि कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बाई डायरेक्शनल है, 2 वे हैं। जैसा आप महसूस करते हैं वो आपके दिमाग को प्रभावित करेगा, जैसा आप सोचते हैं वो आपके इमोशंस को प्रभावित करेगा। एक सवाल है आपके सामने इसी बात से रिलेटेड, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आदर्शन क्या है? स्कूल्स शुड कंसिडर एंड केटर टू द इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग। यानी विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए, यानी बच्चे के इमोशंस को क्लास में इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे मैं और आप कई बार दिल की बातें कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि लर्निंग ऐसा नहीं है कि कॉग्निशन इमोशंस से अलग है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं तो कोई चीज आप लेके आ रहे हैं, सामान का खरीदना और बेचना नहीं है। ये कोई मेडिकल स्टोर पे गए, आप 5 रुपए दिए, ये वाली दवाई दे दो, दवाई खाई, ठीक हो गए। टीचिंग, लर्निंग वो प्रोसेस नहीं है। अगर टीचर का स्टूडेंट्स के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, बच्चे नहीं सीख पाएंगे उतना अच्छा जितना वो सीख सकते थे। इंटर रिलेटेड है दोनों। तो इसलिए बच्चे के इमोशंस, उसके हार्ट का ध्यान रख पाना, जो अफेक्टिव डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, ठीक है ना, वो जरूरी है कि वो फील कैसा कर रहा है उसको भी आप देख पाएं स्कूल में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इमोशंस को केटर करना चाहिए, बच्चे की इमोशनल नीड को। अगर एक बच्चे के जीवन में कोई घटना घटी है तो टीचर को थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है, उस बच्चे के साथ होना चाहिए कायदे में। तो उस वो देखना है, बैलेंस करना चीजों को। इमोशंस आर इनसेपरेबल फ्रॉम कॉग्निशन, ये बात एकदम सही है कि इमोशंस को आप कॉग्निशन से पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को ही ध्यान देना चाहिए। तो ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ सही हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब कॉग्निशन आपको पता है दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। अब मेटा कॉग्निशन आ जाता है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। तो कॉग्निशन के परे, परा संज्ञान बोलते हैं, कॉग्निशन को संज्ञान बोलते हैं, मेटा को परा बोलते हैं, यानी बियॉन्ड कॉग्निशन। तो कॉग्निशन मतलब बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग के परे, या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। ठीक, इसमें 4-5 चीजें होती हैं। मेटा कॉग्निशन है कि जब आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं कि पेपर कैसे क्लियर करें, इस चीज पे आप सोच रहे हैं। तो आपने एक प्लान बनाया, कि स्ट्रेटजी बनाई, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, फिर रिव्यू किया, ठीक से हो पा रही है नहीं हो पा रही है। इसमें आप मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आप देख पा रहे हैं किसी चीज के होने से पहले, संज्ञान के परे, थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये भी आप सोच पा रहे हैं। दिस इज
कौन सा था चेतना? करा दिया था यार मैंने, कोलवर्क तो अच्छे से कराया आपको। सोचने के बारे में भी सोचना कि मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ या मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, इस पे भी सोच पाना मेटाकॉग्निशन है। ठीक, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आप प्लान द अप्रोच, कोई प्लान बनाई आपने, बनाया आपने कि भाई मुझे पेपर क्लियर करना है, फिर एक स्ट्रेटजी बनाई कि यार मुझे यहाँ से कोचिंग लेनी है, ये नोट्स पढ़ने हैं, फिर रिफ्लेक्ट किया करते करते कि भाई ये ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये अप्लाई हो पा रही है स्ट्रेटजी या नहीं हो पा रही है, अच्छा रिवीजन कैसे करूंगा, तो चिंतन मनन कर रहे हैं, फिर असेस कर रहे हैं जो टास्क किया, जितनी तैयारी की, मॉक लगाया, रिव्यू किया, चेंज करने की जरूरत है तो वो किया, है ना, और फिर लास्ट में आप इवैल्यूएट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। तो प्लानिंग, रिव्यूइंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग, ये सब किस में आता है? मेटाकॉग्निशन में आता है, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि एक बच्चा है, मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, वो ये सोच पा रहा है कि व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट आई एम वंडरिंग, व्हाट आई एम नोटिसिंग। अपने दिमाग को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अवेयरनेस है आपके अंदर ये। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आप एक प्लान बना रहे हैं, इसका मतलब आप पहले से सोच पा रहे हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं उस प्लान को, फिर से सही से इंप्लीमेंट करेंगे। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। यार मुझे याद नहीं है चेतना, मेरे को वो क्वेश्चन बता दो या तो। क्यों भाई गोविंदा, इस क्लास में क्या दिक्कत है? एक क्लास अलग से क्यों लूंगी, ये जब हम कर सकते हैं इसको अच्छे से एक बड़े सेशन में। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, है ना, तो इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि एक टॉपिक खत्म हो रहा हो। यहाँ तो छोटे छोटे टॉपिक, एक टॉपिक खत्म होता है दूसरा आ जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इमोशंस में कर चुके हैं ये, बट इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी जैसे मेटाकॉग्निशन में थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस लगेगी कि आपकी अवेयरनेस अपने इमोशंस को लेकर के, उन पे कंट्रोल, कैसे आप सोच पा रहे हैं, क्या आप दिशा देंगे उस सोच को। जैसे ये अरस्तु का एक कथन है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट इजी। यानी नाराज होना आसान बात है, कोई भी हो सकता है नाराज, बट सही समय पे सही व्यक्ति से सही तरीके से नाराज होना, सही मात्रा में नाराज होना, वो जो है अपने आप में इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। कि जरूरत नहीं थी, आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर गए, इसका मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। आपको देखना है गुस्सा कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस मात्रा में करना है, किस तरीके से करना है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगी। इसके अलावा आपका लास्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड एरर्स का। तो एरर्स का जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एरर यानी त्रुटियां, बच्चों की त्रुटियां कोई खराब बात नहीं है, बच्चे को कभी भी डांटना नहीं है कि गलती कर दी तो बहुत बड़ा पाप हो गया। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का हिस्सा है। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है जो गलतियां हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या वैकल्पिक अवधारणाएं, जिसको हम नाइव कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस या फिर मिसकॉन्सेप्शंस, है ना। तो ये ऑल्टरनेटिव यानी एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से बच्चा देख रहा है अपने अनुभव के आधार पे, ये साइंटिफिक नहीं होते, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं बोलते हम, है ना, रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं बोलते इनको, मतलब हम गलत अवधारणा ही नहीं कहते इनको, हालांकि ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं होती। जैसे बच्चा अगर ये मानता है कि वो, बच्चों को अगर कहा जाए कि वाटर इज कलरलेस, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में कि वाटर कलरलेस होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता, बच्चा कह रहा है नहीं मैडम मैंने तो देखा था ग्रीन कलर का पानी तालाब में हमारे गाँव में, है ना। तो ये क्या है, उसने अपने अनुभव के आधार पर एक अवधारणा बनाई हुई है कि पानी का रंग तो हरा होता है या नीला होता है, क्योंकि उसने देखा है वो रंग अपने अनुभव के आधार पर, या मूवी में कोई चीज देखी है उसने, ठीक। तो ये कायदे में तो रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, मतलब ये गलत अवधारणा है, लेकिन इसको गलत नहीं कहते हम, इसको ऑल्टरनेटिव कहते हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे एक ऑल्टरनेट सोचा है, एक वैकल्पिक अवधारणा बनाई है। तो उसको आप डिस्कशन के थ्रू, साइंटिफिक लॉजिक के थ्रू चैलेंज करके, डिस्कशन करके प्रॉपर तरीके से उसको क्लियर करा सकते हैं। लेकिन ये खराब नहीं होते क्योंकि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर बनाई है, और बच्चा जो भी लेके आए घर से वो अच्छा है, अपने अनुभव से जो लेके आए वो अच्छा है, ठीक है ना। तो ये इसको एरर वैसे वाला नहीं देख रहे ना आप, खराब तरीके से नहीं देख रहे। तो ये नाइव कॉन्सेप्शंस हैं या मिसकॉन्सेप्शंस हैं या वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन कह के नहीं बुलाना है। एक सवाल आप कर लीजिए, इस पे एक सवाल आता है पक्का निश्चित जिसे कहते हैं। आज के जितने भी टॉपिक कराएं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है अब्राहम मैस्लो की हायरार्की को छोड़ दें तो, कि जिस पे सवाल ना आता हो। उस पर भी एक आध बार आया हुआ है बट अब नहीं आता है। सिलेबस का लास्ट सेशन है साक्षी, खत्म हो जाएगा। बाकी टीचर्स का मैं एक बार उदय सर से पूछ लेना, मैं बात भी कर लूंगी कि हो जाना चाहिए वैसे मैक्सिमम। चिल्ड्रन फॉर्म नाइव थियरीज और ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बिकॉज, यानी ये जो बच्चे हैं ये सहन नहीं सहज सिद्धांत कि सहजता से बन जा रहे हैं, इंट्यूटिव थियरीज हैं ये, उनके इंट्यूटिव थियरीज भी बोल देते हैं, इंट्यूटिव कॉन्सेप्शंस भी बोल देते हैं, अपनी इंट्यूशन के आधार पे वो अपने कुछ सिद्धांत बना लेते हैं जो साइंटिफिक नहीं होते। तो बच्चे सहज सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि देयर थिंकिंग इज मच इंफीरियर। इसमें इंफीरियर वाली बात नहीं कि बच्चे को समझ नहीं है इसलिए बना लेता है, ब्लैंक स्लेट नहीं भाई, अपने अनुभव के आधार पर बना रहे तो ब्लैंक कहां से हुआ, ये ब्लैंक स्लेट तो नेगेटिव ही है, इसको आपको नहीं मानना है। दे आर थिंकिंग बीइंग्स हु आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। भाई वो सोचते हैं, विचारते हैं, थिंकिंग बीइंग्स हैं, सोचने वाले प्राणी हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर अपने कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, इसलिए उसमें कुछ मिसकॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बन जाते हैं, नाइव थियरीज बन जाती हैं। देयर थिंकिंग इज इलॉजिकल एंड इरेशनल, इसको ऐसे देखना ही नहीं है, नहीं तो हम इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह देते कि तो रॉन्ग है, तो रॉन्ग वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको इलॉजिकल या इरेशनल ना मान के हम बच्चे की इंट्यूशन
इंट्यूटिव थियरीज मान रहे हैं कि उसने अपने अनुभव के आधार पे क्रिएट किया है, जो कि डिस्कशन हो के ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चे को अगर लगता है कि अगर मैं जहां जाता हूं यार, चांद जो है मेरे साथ साथ जाता है, चंद्रमा सूरज, मैं नानी के यहाँ जाऊं तो भी, है ना, मैं मामा के यहाँ, हो सकता है नानी मामा एक ही जगह रहते हो, चाचा के यहाँ जाऊं तो भी, तो ये सूरज तो मेरे साथ ही चलता है, चंदा तो मेरे साथ ही चलता है, चंदा मामा। या मैं जब चलता हूँ ट्रेन में, जब मैं बैठता हूँ तो पेड़ हमारे साथ चल रहे होते हैं। हम सबने बचपन में ऐसा सोचा है, सोचिए आप, कि हमें लगता है कि मून भी हमारे साथ वॉक कर रहा है, या फिर हम ट्रेन में हैं तो ट्रेन या बस चल रही है तो ये पेड़ भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे बनाया है। नहीं, हमेशा जरूरी नहीं होता चेष्टा कि जो ऑप्शन लंबा है या लेंदी है वही सही होगा। पहले पेडागोजी में ऐसा मानते थे लोग, लेकिन आज के समय में चारों ऑप्शन कई बार लेंदी ही हो जाते हैं, कई जगह ये चीज फिट भी हो जाती है। तो आपको सिंपल देखना है कि बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो, देखिए बच्चे के पक्ष में होना चाहिए जवाब, बात खत्म। बच्चे में कमियां निकालने वाला जवाब कभी सही नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए, द ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल्स एंड स्पेशली टीचर्स टू अंडरस्टैंड फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे के फेलियर को कैसे देखना है भाई? फेलियर ये बता रहा है सिस्टम में कोई कमी रह गई है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स को कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, और पार्ट ऑफ लर्निंग है एरर्स बच्चे की, है ना। मंतशा कहनी मुझे अभी भी लगता है पेड़ चल रहे हैं, अब मत लगाओ, अब बड़े हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां तो द ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल्स एंड स्पेशली टीचर्स टू अंडरस्टैंड फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी दैट, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए, ये बताइए। कैसे देखें बच्चे के फेलियर को? रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द स्टूडेंट्स एकेडमिक कैपेबिलिटीज, यानी बच्चे में क्षमता ही नहीं भाई, आपके समझाने के तरीके में प्रॉब्लम हो सकती है। सिस्टम में कमी ढूंढो, टीचर के मेथड में कमी ढूंढो, बच्चे में कमी मत ढूंढो, उसके पेरेंट्स में कमी मत ढूंढो, पूरी पेडागोजी में इस बात का ध्यान रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है। रिफ्लेक्ट्स, जिस तरह से उसको समझ में आता है उस तरह से पढ़ाया नहीं गया, इसका सिंपल मतलब ये है, ये नहीं है कि वो सीख नहीं सकता, सीखने का तरीका आना चाहिए, हजारों तरीके सिखाने के। रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द टीचर्स एबिलिटी, अब ये भी पहले से पहले नहीं मानेंगे कि शिक्षक की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन है। देखते हैं, जरूरी नहीं है कि शिक्षक की ही कमजोर प्रतिभाएं हो, उसकी वजह से दिक्कत हो, कोई और भी सिस्टम में फेलियर हो सकता है। इज अ सिस्टमिक इशू एंड देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्कूल सिस्टम्स। ये बेटर है कि हमें नहीं पता ना कहाँ कमी रह गई है, पूरे सिस्टम में कमी हो सकती है, टीचिंग मेथड से लेके स्कूल के मैनेजमेंट से लेके कहीं भी इशू हो सकता है। इज एन इशू ऑफ कम्युनिटीज सिंस चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू पुअर इकोनॉमिक क्लास कैन नॉट बी एजुकेटेड इन द सेम सेटअप एज अदर चिल्ड्रन। ये कहना एकदम गलत होगा कि गरीब बच्चे नहीं सीख सकते, बच्चे की सोशियो इकोनॉमिक क्लास में कमी नहीं ढूंढनी। कल भी बताया था, वंचित समूह वर्ग वाले बच्चों को भी इंक्लूड करना है, वो भी सीख सकते हैं। अगर ऐसा होता कि गरीब बच्चा या समाज के अलग अलग वर्ग से आने वाले बच्चे नहीं सीख सकते तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते ही नहीं, गिवन हिज बैकग्राउंड। या ऐसे कितने लोग हैं इस देश में जो बिल्कुल गरीब परिस्थितियों से आए हैं, ठीक। तो बच्चे की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में या बच्चे में कमी नहीं निकालनी, उसके बैकग्राउंड में कमी नहीं निकालनी, अपने सिस्टम में कमी निकालनी है तो ठीक है। और फेलियर जो है बताता है कि आगे फिर से सीखा जा सकता है। तो ये है बात। पेपर आप भेजेंगे 7 तारीख को, जिन जिन का पेपर है इस ईमेल आईडी पे मेल कर देंगे, सीडीपी पेपर 1 हो पेपर 2 हो, ये मत सोचना दूसरे भेजेंगे, आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, मोदी जी भी मोदी जी नहीं होते, बिल्कुल कह सकते हो आप, है ना। वो एक अलग बात है कि आप उनको कैसे देखते हैं, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, बट इट इज अ फैक्ट और रियलिटी कि उस यहाँ से फर्श से अर्श पे जाना इज नॉट दैट ईजी, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति सीख ही नहीं सकता, अगर वो जो है रीइंफोर्समेंट होता है बढ़ावा देना किसी चीज को, जैसे मोटिवेशन एक बड़ी प्रक्रिया, रीइंफोर्समेंट एक अलग छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया, आप आए, मम्मी आई थी बाहर से, आप पानी ले आए, मम्मी ने कहा वेरी गुड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, शाबाश। अब ये पानी लाने वाले व्यवहार को उन्होंने रीइंफोर्स किया है, बढ़ावा दिया है, ये गुड वेरी गुड शाबाश कह करके। मोटिवेशन पूरी एक प्रोसेस है, वहां एक गोल हो सकता है, उसकी प्राप्ति में ये वो लगे हुए। रीइंफोर्समेंट किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो बच्चे को सेंटर में रखेंगे पेपर में क्वेश्चन करते हुए, सिंपल बात। ऐसा नहीं है इजी मुश्किल की टेंशन मतलब, सॉरी ना, सिलेबस से ही आएगा पेपर। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, सीटेट की कोई भी आपकी शिफ्ट हो, कोई भी आपका दिन हो, 7 को हो पेपर 8 को हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कोई ऐसा मेरिट वाला पेपर नहीं है कि बहुत आसान मुश्किल का कोई फर्क पड़ता है। एक वही मान लो 1000 क्वेश्चन बने हैं तो उन्हीं 1000 में से 30 क्वेश्चन